बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट के अंदर जो पाश्चात्य विचारक और विचारधाराओं का पाठ था, उसको अपन ने अब तक कई विचारकों को पढ़ा है। पाश्चात्य विचारकों को प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, है ना। तो प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक, आधुनिक काल के प्रारंभ यानी कि मैकियावेली तक अपन ने विभिन्न विचारों को देखा। और इन विविध विचारों में अपन ने राजनीति विज्ञान के जो अनेक जो प्रासंगिक पहलू हैं उनको समझने का प्रयास किया, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कानून हो, चाहे धर्म और पंथ निरपेक्षता हो। ये बहुत सारी चीजों को अपन ने विविध परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया है। और खासकर राज्य की उत्पत्ति से लेकर राज्य के व्यवहार, राज्य के संचालन के अनेक सिद्धांतों को भी देखने का प्रयास किया। कहाँ प्लेटो प्राकृतिक राज्य की अवधारणा में विश्वास करता है, आदर्शवादी है, और मैकियावेली तो जो है वो बिल्कुल यथार्थवादी है। मैकियावेली तो बिल्कुल राज्य को जो है वो बहुत ज्यादा निरंकुश बनाने का के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो प्लेटो दार्शनिक, अरस्तु दार्शनिक, लेकिन मैकियावेली दार्शनिक नहीं बल्कि वो यथार्थवादी राजनीतिक शासन कला का एक विचारक है। मतलब वो ना तो उसको सिद्धांतकार कह सकते हैं, ना ही दार्शनिक, बल्कि वो विचारक है। राजनीतिक शासन कला के ऊपर कमेंट्री दी है। लेकिन फिर भी मैकियावेली का महत्व आधुनिक राजनीति विज्ञान में बहुत अधिक है। तो अनेक पहलुओं को समझने के बाद अब अपन कुछ विचारधाराओं के ऊपर आएंगे। विचारधाराएं क्या होती है आप सबको पता होगा। विचारधाराएं सामान्यतः जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जब किसी शब्द के बाद प्रत्यय के रूप में अगर वाद लग जाए, वाद वाद, है ना, तो वो विचारधारा हो जाती है। जैसे अंग्रेजी में इज्म, ISM, इज्म लग जाता है तो विचार, वो एक आइडियोलॉजी हो जाती है। विचारधारा को आइडियोलॉजी कहते हैं। इसलिए उदारवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, गांधीवाद, है ना, आदर्शवाद, ये वाद जो है ना, आइडियलिज्म, है ना, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, है ना, फासिज्म, ये जो है ना विचारधारा है। विचारधारा, तो विचारधारा क्या है, इनफैक्ट है क्या, इसको भी थोड़ा प्रयास करें समझने का। विचारधारा कुल मिलाकर विचारों का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा पुंज है विचारों का, जो एक समग्र वैश्विक दृष्टि प्रस्तुत करता है। एक समग्र वैश्विक दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो, राजनीतिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, ये सभी चीजें शामिल होती है। और इसलिए विचारधारा की जब बात होती है तो सिर्फ राजनीतिक पहलू की बात नहीं होती। चाहे कोई सी विचारधारा, उदारवाद हो, मार्क्सवाद हो, गांधीवाद हो या आदर्शवाद हो, ये एक समग्र विचारधाराएं हैं। फासीवाद हो, क्योंकि ये जहाँ राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डालते हैं, कैसे होना चाहिए, कैसे संचालन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साथ में सामाजिक जीवन के भी नियम तय करते हैं। साथ ही आर्थिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो, अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसे हो, इसके ऊपर भी ये काफी कुछ कहते हैं। तो इसलिए जो विचार है, विचारधारा है, वो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक विचारों का ऐसा पुंज है, एक ऐसा समुच्चय है जो कि हमें एक 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 सभ्य समाज में रहने का, सभ्य समाज या समाज में रहने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो अपने सिलेबस में कुछ विचारधाराओं को पढ़ना है। उन विचारधाराओं में सबसे पहला जो नाम है वो है आदर्शवाद का। आदर्शवाद का, और आदर्शवाद से जुड़े हुए जो विविध विचारक हैं पाश्चात्य खासतौर पर, उनकी चर्चा भी करेंगे हम। आदर्शवाद किसे कहते हैं? आदर्शवाद का मतलब आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब है एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना, स्थापना करना जिसमें राज्य महत्वपूर्ण हो, यानी राज्य ही अंतिम साध्य हो और व्यक्ति मात्र साध्य रहे। यानी कि व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र की तरह राज्य की सेवा में लगा हुआ, राज्य सर्वशक्तिमान, राज्य सर्वशक्तिशाली और राज्य ही साध्य हो। ये विचार आइडियलिज्म का है। और इसी से जुड़ा हुआ जो है, जो दूसरे सिद्धांत भी है जिसको कई बार कहते हैं दार्शनिक सिद्धांत, मेटाफिजिकल थ्योरी, नैतिक सिद्धांत, है ना, एथिकल, आइडियलिस्ट एथिकल थ्योरी, है ना। तो ये चीजें जो है
ये कुल मिलाकर आदर्शवाद से जुड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि प्लेटो प्लेटो तो सबसे बड़ा आदर्शवादी था, जिसने राज्य को एक बहुत ही उच्च स्तर पर स्थापित करने की कोशिश की, राज्य से इतर कोई नहीं। और इसलिए राज्य ही कैसे मजबूत हो, राज्य का शासन कैसे संचालित हो, राज्य के दार्शनिक राजा कैसे बने, ये प्लेटो का उद्देश्य था, है ना। अरस्तु भी इसी रास्ते पर आगे चलता है, हालांकि अरस्तु थोड़ा यथार्थवादी हो जाता है। और फिर बाद में कांट और हिगल, है ना, ऐसे विचारकों के भी नाम आते हैं जो राज्य को एक आदर्श स्थिति में मानते हैं और राज्य रूपी आत्मा की हर संभव उन्नति के लिए व्यक्ति को नैतिक कार्य करना चाहिए। ये जो है ना, ये एक एक लैंडमार्क है स्टेटमेंट कि राज्य की उन्नति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के चरम उत्कर्ष के लिए व्यक्ति को नैतिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और नैतिक कार्यों का ईमानदारी से बहुत ही ऑनेस्टली पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये राज्य हित में है, क्योंकि ये राज्य के हित में है। और आदर्शवादी इसलिए एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो मनुष्य की नैतिक प्रकृति को अधिक महत्व प्रदान करते हुए राज्य को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में आदर्शवाद स्वीकार करता है, जिसकी आज्ञा का पालन करना कुल मिलाकर व्यक्ति के ही नैतिक हित में। अब जैसे कांट हो, हीगेल, ग्रीन, बोसांके, ये सभी आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं और ये आदर्शवादी विचारक जो हैं वो राज्य की समस्याओं का दार्शनिक रूप से अध्ययन करते हैं और मनुष्य को विवेकशील और आध्यात्मिक मानते हैं, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार में ये दो तत्व वो मानते हैं कि स्थायी है ना, जो विवेकशील और आध्यात्मिकता, विवेकशीलता, विवेक और अध्यात्म, ये दो स्थायी तत्व है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, व्यक्ति राज्य में ही पैदा होता है और मनुष्य की जो आंतरिक मनोवृत्ति है वह राज्य का ही एक व्यापक रूप है। राज्य और व्यक्ति में कोई संघर्ष या कोई परस्पर विरोध नहीं है। राज्य में ही रहकर व्यक्ति अपने स्वतंत्र नैतिक जीवन को संपूर्णता से जी सकता है, अपने व्यक्तित्व का समग्र रूप में विकास कर सकता है। और इसलिए राज्य और व्यक्ति के बीच में एक शरीर और अंग जैसा संबंध है, जिसको सावयवी भी सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए ये जो आदर्शवादी है वो सावयवी सिद्धांत यानी आंगिक, राज्य के आंगिक सिद्धांत को भी प्रमोट करते हैं, राज्य के आंगिक सिद्धांत को भी देखिए, जैसा कि आदर्शवादी विचारधारा के लिए कहा जाता है कि ये कोई नवीन विचारधारा नहीं, काफी प्राचीन है। प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है, जो राज्य को सर्वश्रेष्ठ नैतिक संस्था मानते थे। अरस्तु भी राज्य को, व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानते हैं और वो भी आदर्शवाद का समर्थन करते हैं। अरस्तु तो ये भी कहते हैं कि राज्य का उदय मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था, परंतु राज्य का अस्तित्व नैतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना रहा, है ना। नैतिक जीवन की पूर्ति राज्य में हो सकती है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही सामाजिक जीवन को आदर्श जीवन मानकर नैतिक प्रणाली में विश्वास करते हैं। और प्लेटो कहता है कि प्राचीन यूनान और मध्ययुगीन चिंतन में प्राचीन यूनान के चिंतन में राज्य के संबंध में नैतिक पुरुष की अवधारणा को स्वीकार किया गया है ना। पुनर्जागरण हो, उसमें भी आदर्शवाद का बहुत प्रभाव है। जैसे थॉमस मूर और जो दूसरे आदर्शवादी थे, थॉमस मूर ने किताब लिखी थी यूटोपिया, है ना। बाद में एक काल्पनिक समाजवाद की भी के सिद्धांत का भी प्रतिपादन हुआ, है ना। और जो समझौतावादी विचारक है जैसे रूसो में राज्य की प्रकृति जो है वो कुल मिलाकर वो आंगिक सावयवी सिद्धांत को ही स्वीकार करता है ना। फिर बाद में जर्मन विचारक हिगेल, कांट और फिक्टे, और फिर उसके बाद जो टी.एच. ग्रीन आए 19वीं शताब्दी में, बोसांके, ये सभी जो है उन्होंने आदर्शवाद के सिद्धांत को आगे किया। और ग्रीन का आदर्शवाद तो एक प्रकार से बहुत ही व्यक्तिवादी आदर्शवाद था और इंग्लैंड के थे, तो उस समय ग्रीन का आदर्शवाद जो था वो कुल मिलाकर जेएस मिल प्रारंभिक उदारवादी थे, व्यक्तिवादी, जेएस मिल के व्यक्तिवाद के प्रति
प्रतिकार के रूप में, विरोध के रूप में, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के रूप में स्थापना को लेकर ग्रीन का उदारवाद था। तो सभी उदारवादी आदर्शवादी विचारकों ने अपने अलग अलग उद्देश्यों के साथ अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि वो राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं, राज्य को आवश्यक मानते हैं, राज्य को प्राकृतिक मानते हैं, राज्य को आंगिक मानते हैं, आंगिक संबंध व्यक्ति से मानते हैं, और राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक का व्यक्तित्व का विकास, अपने संपूर्ण समग्र अपना व्यक्तित्व का विकास राज्य के अंदर ही कर सकता है। तो ये कुल मिलाकर आदर्शवाद की बात है। मैं अगले व्याख्यान में विविध आदर्शवादियों के विचारों से आपको अवगत करूंगा।